ट्वेल्थ के छात्रों का अर्थशास्त्र की क्लास में स्वागत है। आज बात करते हैं तीसरे चैप्टर में मांग एवं मांग का नियम। इंग्लिश में से डिमांड एंड डिमांड लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे। साधारण अर्थों में इच्छा, आवश्यकता और मांग शब्दों को पर्यायवाची मान लिया जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में ये तीनों शब्द अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं। मानवीय इच्छाएं अनंत एवं असीमित होती हैं, जिनका संबंध मनुष्य की कल्पनाओं से होता है। मानवीय मनोवृत्ति सदैव मनुष्य को अच्छे से अच्छा उपभोग करने की प्रेरणा देती है, किंतु मनुष्य के पास असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधन सीमित होते हैं। यहाँ मांग से मतलब है, जैसे जब हम जो साधारण अर्थों में बात करते हैं, इच्छा, आवश्यकता और मांग को हम एक ही चीज़ मानते हैं, लेकिन हमारे अर्थशास्त्र में इनको अलग अलग मानते हैं। ये चीज़ें अलग अलग हैं। मांग अलग चीज़ है, आवश्यकता अलग चीज़ है, इच्छा आवश्यक चीज़ है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हुई, तो ये तो इच्छा हो गई। आवश्यकता, अब वो वास्तव में उसको सीमित, अगर उसके साधनों जो उसके सीमित साधन हैं, उसको इच्छा हुई किसी बात को, किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा हुई, अगर वो साधन जो उसके पास उपलब्ध साधन है, जो उसके पास उपलब्ध धन है, उसमें अगर वो वस्तु आ सकती है, तो वो क्या करेगा, उसको आवश्यकता महसूस होगी तब। और जब आवश्यकता महसूस होगी तो वो उसकी मांग करेगा, यानी कि अपने साधनों के आधार पर ही वो उसकी आवश्यकता महसूस करेगा और फिर उसकी मांग करेगा। तो यहाँ अर्थशास्त्र में ये तीनों चीज़ अलग हुई। इच्छा तो वो किसी भी बात की कर सकता है, बहुत सी चीज़ों की कर सकता है करीब एक व्यक्ति, लेकिन अब क्या है, जब उसको वो देखेगा कि मेरे पास साधन इतने हैं, ये वस्तु इतने की है, तो निश्चित तौर पर वो आवश्यकता महसूस तब नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए उसके पास कोई दोस्त एक वस्तु खरीदना चाह रहा है जिसकी कीमत है 200 रुपये, मान लीजिए बात उसके साधन ही सीमित 100 रुपये ही हैं केवल, तो ऐसी स्थिति में वो उसकी आवश्यकता महसूस नहीं करेगा। जब आवश्यकता महसूस नहीं करेगा तो उसकी मांग भी नहीं करेगा, यानी कि बाज़ार में उसको मांगने भी नहीं जाएगा, उसको खरीदने भी नहीं जाएगा। यही चीज़ कहलाती है मांग एवं मांग। यही चीज़ कहलाती है मांग, जिसको हम डिमांड कहते हैं। अब बात करते हैं आगे, थोड़ा और समझते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम अपने सीमित साधन व्यय करने को तैयार होती हैं, वे इच्छाएं हमारी आवश्यकताएं बन जाती हैं। जिन आवश्यकताओं को वास्तविक रूप में पूरा कर लिया जाता है वे मांग कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में, जब क्रय शक्ति द्वारा पोषित करके इच्छा पूरी कर ली जाती हैं, तब इच्छा मांग में परिवर्तित हो जाती है। यही बात हमने अभी ये बात कही थी। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई बस देख कर आया वस्तु, उसने उसको वस्तु को देखा या कहीं पर देखा उसे, अब उसकी प्राप्त करने की इच्छा हुई। जैसे उसे प्राप्त करने की इच्छा हुई, उसने उसको क्या किया, उस वस्तु का रेट पूछा कि ये कितने रुपए की है। उसने कहा कि ये मान लो 500 रुपये की है। अब उसके पास उपलब्ध जो व्यक्ति ने ये रेट लिए थे, उसके पास साधन, जो उपलब्ध साधन है, उसके पास जो आय है, इनकम है, वो 500 रुपये से कम है। ऐसी स्थिति में वो उसकी आवश्यकता भी नहीं बनेगी, और जब आवश्यकता नहीं बनेगी तो वो उसकी मांग भी नहीं करेगा। यही कहलाती है, जब पोषित करके इच्छा पूरी कर ली जाती है तब इच्छा मांग कर ली जाती है। अगर मान लीजिए वो वस्तु 100 रुपये की हुई और 100 रुपये उसके पास हुए, तो निश्चित तौर पर वो वस्तु को खरीद ले, क्योंकि उसे अच्छी लगी थी, इच्छा हुई थी उसको, तो निश्चित तौर पर क्या करेगा, उस 100 रुपये से वो वस्तु को खरीद लेगा। यानी कि पहले उसको आवश्यकता महसूस हुई उस वस्तु की और उसने उस वस्तु को खरीद लिया, तब वो मांग करेगा। जब खरीदने के लिए पैसे देगा तब वो एक तरह से मांग कर रहा है। यही कहलाती है डिमांड। इस प्रकार किसी वस्तु के मांग का अर्थ वस्तु को खरीदने की वह इच्छा है जिसके लिए पर्याप्त क्रय शक्ति के साथ साथ व्यय करने की तत्परता भी है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए। मान लीजिए उसके पास 100 रुपये तो हैं वस्तु को खरीदने के लिए, लेकिन अगर उसको दूसरी आवश्यकताएं कुछ ऐसी महसूस हो रही हैं कि जो उसे पहले पूरी करनी चाहिए, जो उसको ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो पहले उनको पूरी करेगा अपेक्षाकृत उस वस्तु
के, क्यों? तो यहाँ पर व्यय करने की तत्परता भी साथ उसकी होनी चाहिए, यानी कि जो उसके पास उपलब्ध साधन है उसको व्यय करने की तत्परता भी उसके पास होनी चाहिए, यानी कि मुझे ये चीज़ खरीदनी ही है, तभी वो उस वस्तु की मांग करेगा, अन्यथा उस वस्तु की मांग नहीं करेगा। और वो ये सोचेगा कि नहीं भाई मैं तो आगे आने वाले के टाइम में मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मान लो कोई दिक्कत आ गई, मुझे कोई परेशानी आ गई, तो निश्चित तौर पर वो खर्च नहीं करेगा, व्यय करने की उसमें तत्परता नहीं होगी। जब व्यय करने की तत्परता नहीं होगी तो उस वस्तु की मांग भी नहीं होगी, आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी उसे, और वो उसको व्यय करने की तत्परता ना होने के कारण उसको खरीदेगा भी नहीं, उसकी मांग भी नहीं करेगा। अब बात करते हैं मांग एवं मांग का अभिप्राय क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, तो समझते हैं। प्रोफेसर J.S. मिल ने इस संबंध में परिभाषा दी। मांग शब्द का अभिप्राय मांग की हुई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। ये मांग जो एक J.S. गिल जो बता रहे हैं वो क्या कहते हैं, मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा, यानी कि जो मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। प्रोफेसर बेनहम ने इस संबंध में परिभाषा दी है, वो कहते हैं किसी दी हुई कीमत पर, जो उसकी कीमत निर्धारित की हुई है, पर वस्तु की मांग वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है, यानी एक पर्टिकुलर समय में खरीदी जाती है, उसी रेट पर जिस वस्तु की वो दी हुई कीमत है, तो वो उसको कहते हैं हम डिमांड। प्रोफेसर मेयर्स ने भी इस संबंध में परिभाषा दी है, वो क्या कहते हैं, किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें क्रेता एक समय विशेष पर सभी संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका, यानी कि उन मात्राओं की रेट लिस्ट होती है जिन्हें क्रेता, जो खरीदने वाला है, एक समय विशेष पर, एक विशेष समय पर सभी संभव जितनी भी कीमतें संभव उसमें हो सकती हैं, यानी बढ़ी हुई, घटी हुई या कम हुई या ज़्यादा हुई, वो सब उसको खरीदने अगर तैयार रहता है तो वो जो खरीदने के लिए जो तैयार रहता है वही उसी चीज़ को हम कहते हैं मांग, डिमांड। निष्कर्ष, तो हम यहाँ ये निष्कर्ष, अन्य बातें समान होने पर, अन्य बातें समान होने मतलब एक निश्चित होने पर बातें, एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक तथा योग होता है उसे मांगी हुई मात्रा या मांग कहते हैं। इस आधार पर मांग में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी कि अन्य बातें समान रहने पर, कुछ बातें ऐसी हैं जो समान, आगे हम पढ़ेंगे, यानी कि कुछ मांगें जो उसकी इच्छाओं के आधार पर होगी, वो समान रहने पर, अगर उसको कोई और उसको खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, उस वस्तु को उसको पैसे खर्च करने की, मतलब खर्च करने के लिए बचाना नहीं चाह रहा है वो उस पैसे को, और उस पैसे को खर्च करना चाह रहा है, तो वही बातें हैं अन्य बातें समान होने पर। एक निश्चित कीमत, जो निश्चित की हुई कीमत है, एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा वो खरीदने को इच्छुक है तथा और योग्य है, यानी कि उसके पास साधन भी उपलब्ध हैं, तथा उसी मांगी हुई मात्रा, जो मांगी गई उसके लिए मात्रा है, वही मांग या डिमांड कहते हैं। इस आधार पर हम मांग में निम्नलिखित विशेषताएं पाते हैं। वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, यानी कि वस्तु की उसे इच्छा होनी चाहिए। वस्तु क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन उसके पास उत्पन्न होने चाहिए। साधन व्यय करने की तत्परता उसमें होनी, यानी कि उस व्यय, जो पैसे उसके पास हैं उसको व्यय करने की उसके पास तत्परता होनी चाहिए। एक निश्चित कीमत होनी चाहिए और निश्चित ही समय अवधि के बीच में वो उसको खर्च करेगा। ये विशेषताएं एक मांग में होनी चाहिए, तभी हम उसको, एक इच्छा को, एक आवश्यकता को हम मांग कह सकते हैं। अब बात करते हैं मांग के निर्धारित, यानी कि मांग किस तरह से निर्धारित की जाती है या होती है। मांग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। ये तत्व ऐसे हैं जो उसकी मांग को निर्धारण करते हैं, किसी वस्तु की मांग का निर्धारण करते हैं, किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की मांग करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये कहलाते हैं मांग को के निर्धारित तत्व। जैसे वस्तु की उपयोगिता, सबसे पहली तो वो वस्तु की उपयोगिता ही रहेगा। मान लीजिए उसे 100 रुपये में वो वस्तु मिल रही है, तो वो उसकी 100 रुपये की उसको उपयोगिता उससे मिल रही है या नहीं मिल रही है, सबसे पहले तो वो इसको यही देखेगा।
उसके बाद आय स्तर, यानी कि उसका आय स्तर से मतलब है आय स्तर का मांग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यदि उपभोक्ता की आय अधिक है तो वह अधिक मांग करेगा, और अगर कम है तो कम मांग करेगा। धन का वितरण, धन का वितरण मतलब है अगर देश में धन एक वर्ग विशेष पर ही धन ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में बहुत सी जनसंख्या ऐसी होगी जिसके पास पैसा नहीं होगा, केवल मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पैसा उसके पास होगा। तो ऐसी स्थिति में वो ना इच्छा करेगा, जब इच्छा नहीं करेगा, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, जब उसके पास साधन नहीं होंगे तो इच्छा भी नहीं करेगा, इच्छा भी नहीं करेगा तो व्यय भी नहीं करेगा। ये होता है धन का वितरण। वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत से मतलब है वस्तु की कीमत भी पर मांग पर प्रभाव पड़ती है। अगर वस्तु की कीमत की रेट बढ़ जाए और मान लो वो 100 रुपये में वो वस्तु कहीं से उसे पता लगी ये 100 रुपये की है, लेकिन उसके वस्तु के रेट बढ़ जाते हैं मांग बढ़ने के कारण, तो ऐसी स्थिति में वो वस्तु को उस वस्तु को नहीं खरीदेगा, यानी उस वस्तु की मांग नहीं होगा, वस्तु की मांग कम होती जाएगी। संबंधित वस्तुओं की कीमत, जैसे स्थापन्न वस्तुएं या पूरक वस्तुएं अगर उपलब्ध हैं तो ऐसी, अगर उनकी वस्तुएं, उनकी स्थापन वस्तु होती हैं सब्स्टिट्यूट और पूरक वस्तु होती है कम्प्लीमेंट्री। अगर ऐसी वस्तुएं उपलब्ध हैं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाए, चीनी की जगह गुड़ हो जाए, चाय की जगह कॉफ़ी हो। इसी तरह पूरक वस्तुएं जैसे कार का पेट्रोल होना चाहिए, कार अगर चलाओगे तो पेट्रोल ज़रूरी है, चाय अगर चाहिए कलम चाहिए तो चाय भी ज़रूरी, डबल रोटी के साथ मक्खन भी चाहिए होगा। यही चीज़ होती है कम्प्लीमेंट्री या पूरक वस्तुएं। अगर इन वस्तुओं की मतलब स्थापन वस्तुएं या कम्प्लीमेंट्री वस्तुओं की कीमत बढ़ती जाएंगी तो निश्चित तौर पर संबंधित वस्तु की मांग में भी परिवर्तन आएगा। जैसे मान लीजिए अगर चीनी सस्ती हो जाए और गुड़ महंगा हो जाए तो ऐसी स्थिति में चीनी की तो मांग बढ़ जाएगी लेकिन गुड़ की मांग घट जाएगी, स्थापन वस्तुएं। इसी तरह मान लीजिए कार अगर पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, कार की मांग भी कम हो जाएगी, क्योंकि उसका पेट्रोल बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो चलाने की स्थिति में नहीं होगा। रुचि फैशन में परिवर्तन, अगर रुचि में जो ग्राहक है या जो उपभोक्ता है उसकी रुचि में या फैशन में बदलाव आ गया है और वस्तु पुराने फैशन की है या पुरानी रुचि की है तो भी वो उसकी मांग नहीं करेगा। भविष्य में कीमत परिवर्तन किया, मान लो अगर उसे भविष्य में उस वस्तु के कीमत परिवर्तन में की आशा लगती है कि उस पर सरकारी नियंत्रण हो जाएगा या कोई दैवीय प्रवृत्ति की आशंका है या युद्ध की संभावना है, तो वो क्या करेगा, उस वस्तु को खरीद के अपने पास रखना चाहेगा ताकि उसके रेट बढ़ने पर उसे नुकसान ना उठाना पड़े। यानी कि मान लीजिए किसी वस्तु की कमी हो जा रही है तो वो क्या करेगा, वस्तु को अपने पास और ख़रीद के रख लेगा ताकि आने वाले समय में वो महंगी हो जाएगी तो हो सकता है वो उसको खरीद ना पाए, तो ऐसी स्थिति में वो पहले से खरीद लेगा, ज़्यादा खरीद लेगा। तो ये इसका भी मांग पर प्रभाव पड़ता है, यही निर्धारक तत्व है। अब बात करते हैं मांग वक्र और इसका ढलान, डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। मांग तालिका को जब रेखाचित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे मांग वक्र कहते हैं। यह मांग वक्र कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच एक विपरीत संबंध बताता है। इस संबंध के कारण मांग वक्र बाएं से नीचे गिरता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि ऊंची कीमत पर मांगी गई मात्रा कम होगी और कम कीमत पर मांगी गई मात्रा अधिक होगी। तो मांग वक्र जो क्या डिफाइन करेगा कि निश्चित ये वो रेखा चित्र है, ये मांग वक्र जो हमें ये बताएगा, चित्र की सहायता से ये बताएगा कि मांग वक्र का मांग किस तरह से, किसी वस्तु की मांग किस तरह से बढ़ रही है या घट रही है। अगर वो उसकी मांग वक्र कीमत है मांगी मात्रा के बीच में विपरीत संबंध होगा, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, कीमत में और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होगा। यानी कि अगर कीमत बढ़ रही होगी तो मांग घट रही होगी और कीमत बढ़ रही होगी तो मांग बढ़ रही होगी। इस तरह से इसी को कहेंगे हम मांग वक्र। अब इसके मांग वक्र में व्यक्तिगत मांग तालिका और व्यक्तिगत मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग तालिका में मांग तालिका नीचे की तरफ आएगी और फिर बाजार मांग तालिका से रिलेट करेगी। व्यक्तिगत मांग तालिका में क्या होगा, मांग तालिका व्यक्तिगत मांग से अगर व्यक्तिगत के हिसाब से और बाजार मांग तालिका का
किससे रिलेट करेगा? व्यक्तिगत मांग तालिका, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूलेशन, मांग तालिका से रिलेट करेगा, यानी संबंध रखेगा। और मांग तालिका, व्यक्ति की मांग तालिका बाजार की मांग तालिका से संबंध करेगी। इसी तरह व्यक्तिगत मांग वक्र जो होगा वो क्या करेगा? व्यक्ति की मांग वक्र से रिलेट करेगा। और मांग वक्र जो बाजार मांग वक्र किससे रिलेट करेगा? व्यक्ति की मांग वक्र से। ये कहलाता है मांग वक्र एवं इसका ढलान। धन्यवाद।